भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत की संस्कृति बहुत उदार और विविधता से भरी है। ये वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से चलती है। ये संस्कृति प्राचीन समय से ही एकता, समरसता और उत्कृष्टता के विचार को आगे बढ़ा रही है और विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। हजारों सालों से भारतीय सभ्यता की जड़ें इसलिए ही मजबूत हैं क्योंकि भारत के लोगों ने तमाम संघर्षों के बावजूद अपनी संस्कृति को बचाए रखा, अपनी धरोहर, ज्ञान, परंपरा और पहचान को बनाए रखा। हमारे इस प्रोग्राम संस्कृति संवाद का उद्देश्य उस महान संस्कृति को, कला, संगीत और साहित्य के अनमोल खजाने को आप सब तक पहुंचाना है। और इस खास शो के जरिए हम हर हफ्ते आपको भारतीय संस्कृति के अनूठे पहलुओं के साथ परिचित करवाते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं एपिसोड की झलकियों पर। आईजीएनसीए की संस्थापक सदस्य सचिव पद्म विभूषण डॉक्टर कपिला वात्सायनन स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। That one bath here at this time is equal to visiting 3,010,000 places of pilgrimage. तो ये वेल्डन अब्बा का ख्याल कहाँ से आया? ये आपके दिमाग में स्टोरी कहाँ से आई, कैसे? I'm trying to remember how it happened. महान स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि कुजेंद्री ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले की लक्ष्मीपुर तहसील में स्थित है। झलकियों से तो आपको पता चल गया होगा कि आज के एपिसोड में आपके लिए क्या कुछ खास है। तो आइए आपको ले चलते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ। ये रही इस सप्ताह की सुर्खियां। नई दिल्ली में आईजीएनसीए की संस्थापक सदस्य सचिव पद्म विभूषण डॉक्टर कपिला वात्सायनन स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इतिहासकार डॉक्टर चित्रा माधवन ने तमिलनाडु के संस्कृत अभिलेख, मंदिर वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान के साथ संबंध विषय पर अपनी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने तमिलनाडु के मंदिरों में उत्कीर्ण संस्कृत अभिलेखों का संदर्भ देते हुए कहा कि तमिलनाडु में संस्कृत लोक भाषा थी। साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत की मंदिर कला और संस्कृति के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। Though in Tamil Nadu as in the rest of India, most of the inscriptions that you see on the walls and pillars everywhere in temples and also on copper plate inscriptions, we have these corpus of copper plate inscriptions. They are mostly in the Desha Bhasha, that is the native language, a native script of that particular place. Yet Sanskrit was used almost throughout, and Tamil Nadu was no exception to that. क्षितिज श्रृंखला के अंतर्गत काशी की पावन धरती पर मूर्धन्य संगीतकार और ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र स्मृति संगीत समारोह का आयोजन हुआ। ये आयोजन आईजीएनसीए के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर और वाराणसी के पंडित महादेव प्रसाद मिश्र संगीत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि बीएचयू के पूर्व डीन पद्मश्री ऋत्विक सान्याल ने काशी की संगीत परंपरा और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी से जुड़ी स्मृतियों पर मनोहर व्याख्यान दिया।
इस अवसर पर प्रतिष्ठित ठुमरी गायिका सुनंदा शर्मा की शास्त्रीय प्रस्तुति के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साप्ताहिक सुर्खियों के बाद अब बात संगीत की कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा ये सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर आधारित होता है। नृत्य न केवल शरीर की मूवमेंट होता है, बल्कि ये आत्मा की भाषा है। भारतीय संस्कृति में नृत्य को ईश्वर के साथ जोड़कर देखा जाता है। भारतीय नृत्य शैलियां हमारी संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतिबिंब हैं। इन्हीं में से एक है भरतनाट्यम, जिसे भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कहा जाता है। भरतनाट्यम न सिर्फ भाव भंगिमाओं और मुद्राओं का प्रदर्शन है, बल्कि ये साधना है जो कला और अध्यात्म को जोड़ती है। तो सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना श्वेता देवेंद्र और उनकी टीम की दशावतार थीम पर आधारित मनमोहक प्रस्तुति। जय जगदीश हरे। मनमोहक प्रस्तुति के बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। भारत में आस्था का स्थान सबसे ऊंचा है और उस आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है महाकुंभ। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत झलक है।
ये धर्म, परंपरा और सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। भारत के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में जाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हर 12 साल में महाकुंभ और 6 साल पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। इस पर्व पर साधु संतों की भव्य शोभा यात्राएं, वैदिक मंत्रों का पाठ, आध्यात्मिक चर्चाएं और लोक संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में कल यानी 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। तो आज सिने सर्कल के खास सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इन सर्च ऑफ द नेक्टर महाकुंभ के कुछ अंश। Prayag, where the 3 rivers meet, the Ganga, or the river of the heaven, the Yamuna, and the mythical and subterranean Saraswati, the river of enlightenment. Built on an ancient site, Allahabad, it was known in Aryan times as Prayag, and Brahma himself is said to have performed sacrifice here. It is the city of Christ, of Krishna, of Buddha, the city of all who strive to reach the place where the 3 roads meet. To be present at a Tirth, or place of pilgrimage, at an auspicious and holy conjunction of the stars, sanctifies one's obeisance to God and earns him holy benediction. Of the 350 million Tirths mentioned in Hindu tradition, the most sacred of all is Prayag, which means the sacrifice, reminiscent of Vedic sacrificial rites. The Puranas too repeatedly mention the blessings showered upon devotees who make the pilgrimage to Prayag, the Tirtharaj, or the king of Tirths. The greatest festival of Prayag is the Kumbh Mela, a huge bathing fair held every 12 years, during which a bath at the sacred confluence, the Sangam or the Triveni, is believed to wash away sins from countless lives of the past. The Kumbh Mela is also eulogized in the Rig Veda, and the Mahabharata states that one bath here at this time is equal to visiting 3,010,000 places of pilgrimage. The origins of the Kumbh Mela are difficult to trace, but it is celebrated every 12 years at 4 pilgrim centers of Ujjain, Nasik, Hardwar and Prayag, each following its own 12-year cycle since the 2nd millennium BC. The first written record of a Kumbh Mela is found in the journal of 7th century Chinese scholar Huan Song, who was invited in 644 AD by the Emperor Harshvardhan to accompany him to Prayag. The sadhus and sannyasins will stay the entire duration of the Mela, bathing on all the auspicious dates. The high point of the Kumbh Mela is indeed the Shahi Snan, or the royal baths, that the sadhus take on the 6 auspicious dates of the fair. On Posh Purnima, Makar Sankranti, Mauni Amavasya, Vasant Panchami, Magh Purnima and Mahashivratri. The commencement of the Shahi Snan is determined by the auspicious hour decreed by the astrologers. Very good.
Led by the Shankaracharyas or pontiffs of the four mutts or monastic seats, and by the abbots and deacons of the various orders and akhadas, the holy men make a grand entry at Prayag. The Shahi Snan or royal baths are pageants of splendor as the holy men march into the river in full regalia and with great vigor. It is only thereafter that the sadhus will make their entry, charging into the cold waters of the Sangam. Bhumi Mangalam, Udaka Mangalam, Agni Mangalam, Vayu Mangalam. And when all is one, the heavens and the earth, the body and the soul, the spirit and its essence, waters and the oceans, my search is complete. The thirst for enlightenment is quenched. The sages and devotees leave, blessed with the knowledge, the emancipation and the empowerment, leaving behind a Sangam that flows wave after every ripple in its own search for purity. महाकुंभ पर आधारित इस खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद अब बात इन शानदार फिल्मों का निर्माण करने वाले लोगों की। एक फिल्म के निर्माण में निर्देशक की भूमिका कप्तान की तरह होती है। वो कैमरे के पीछे रहकर कलाकारों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाता है, कहानी को अर्थपूर्ण और रोचक तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। भारतीय फिल्म उद्योग में कई निर्देशक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई इबारत लिखी। इन्हीं में से एक थे पद्म भूषण श्याम बेनेगल, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। उनके निधन से भारत ने एक उत्कृष्ट फिल्मकार को खो दिया। अनेक फिल्में, टीवी धारावाहिक और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले श्याम बेनेगल की कई फिल्में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की गई। आज विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं श्याम बेनेगल से हुई बातचीत के कुछ अंश। आइए देखते हैं। आपने अपनी पहली फिल्मों से ही हिंदी के का जो दक्षिणी पक्ष है वो उसमें जोड़ा, तो आप मुझे बताएंगे कि उस समय जब आप एक मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट स्विम कर रहे थे, करेंट के अगेंस्ट स्विम कर रहे थे, वैसे सब्जेक्ट ही अलग था, उसमें आपने भाषा भी अलग क्यों चुनी? व्हाई डिड यू चूज अ लैंग्वेज व्हिच वाज नॉट जनरली द लैंग्वेज ऑफ द मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा? Well, you see, Hindi cinema, I think it developed largely because the kind of standard Hindi that was being used, it was a Hindi that was not spoken by anybody except in films. Yes. Because it was meant to be understood all over the country. So it in fact became a language that defined itself as Hindi. कमाल की फिल्म, कमाल की कॉमेडी, बहुत सीरियस इशू पे, तो ये वेल्डन अब्बा का ख्याल कहाँ से आया? ये आपके दिमाग में स्टोरी कब कहाँ से आई, कैसे? I'm trying to remember how it happened about the stolen well. You see, I think it came out of somewhere I had read about it. Yes. I wasn't sure. I mean, now I'm trying to think, where did it originate from? But it was about somebody saying, going to the police station and saying, my well has been stolen. Now, this kind of thing, what is patently absurd, the very idea that a well can be stolen, and behind that comes a whole lot of other things that emerge, that come out of, it's a kind of the reality. So the funny part of it is that although it seems terribly absurd and ridiculous, but there is so much truth in it, and once you start to explore the truth in it, not only is it funny, but it's also tragic. Yes. All at the same time. Yes. But this is one of the things about life, and and of course in this case it also had to do with the fact that
exploitation of people on the basis of their not having, not being able to deal with the bureaucracies, that exists, that requires a certain kind of ability to negotiate through the bureaucracy to get things done. आपकी सबसे बड़ी, सबसे लंबी, करीब 3 hours 40 minutes की फिल्म और सबसे महंगी फिल्म बोस द फॉरगॉटन हीरो। बहुत कमाल का विषय, कमाल का सब्जेक्ट, और इतनी बड़ी फिल्म आपने बनाई जो 2005 में रिलीज़ हुई, उसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। They were sentenced and freed, as you know. Then all these folks who were there, in Hong Kong, were also freed. So they all came back to India. And when they returned, I remember that, when they landed in Madras, Chennai, at that time Madras, he was very sick. He was down with malaria and so on and so forth, very sick. And then he sent a message. So my father, he sent for him. And when he sent for him, of course, first he had to go to Bombay for some reason. And then my older brother and I traveled from Hyderabad to Bombay to bring him home. So he became the big hero as far as I was concerned. For me, he was the biggest real life hero I had seen. And all the stories he used to tell, about the INA and about Subhash Chandra Bose and all of this. This became a very important feature in my own growing up. So eventually, obviously, it had to end up by becoming a film. तो अभी आपने सुना श्याम बेनेगल को, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नए मायने दिए। उनकी फिल्मों से कई कलाकार अभिनय जगत में स्थापित हुए। अब बात करते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की। इसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सभी गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है और इस सेगमेंट में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ओडिशा के गांव कुजेंद्री में। आइए देखते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि कुजेंद्री ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले की लक्ष्मीपुर तहसील में स्थित है। सन 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गांव की कुल जनसंख्या 2520 है। यहाँ स्थानीय रूप से ओडिया और सोरा भाषा बोली जाती हैं। यहाँ की साक्षरता दर 67.83% है। यहाँ के निवासी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि, व्यवसाय और नौकरियों पर आश्रित हैं। इमली से बनाया जाने वाला चावल चारू और सादा भात यहाँ बनाए जाने वाले कुछ विशेष पकवान हैं। गांव के कुछ परिवारों द्वारा बांस या बेंत से टोपी तैयार की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में तलरी नाम से जाना जाता है। गांव में पॉटरी और पारंपरिक वॉल पेंटिंग की कला भी समृद्ध रूप से फल फूल रही है। गांव के कई परिवार इन कलाओं के द्वारा आजीविका अर्जित कर रहे हैं और कला के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। कुजेंद्री गांव को मंदिरों का गांव कहना गलत नहीं होगा। यहाँ के मंदिर अपनी वास्तु और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। राधा कृष्ण मंदिर, मणिकेश्वरी मंदिर, त्रिनाथ मंदिर, हनुमान जी मंदिर और शिव मंदिर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। गांव के लोग प्रत्येक वर्ष पर्व का आयोजन करते हैं।
जिसमें गांव की बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए 3 दिनों की यात्रा निकाली जाती है। ये गांव आदिवासी महिला स्वतंत्रता सेनानी सांडी सबारा की जन्मस्थली है और महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक पटनायक भी यहीं के निवासी थे। जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे और संत विनोबा जी यहाँ पर आए थे, इस समय पर ये गांव एक अनपढ़ पूरा घंच बनानी घंच जंगल में पूरे थे। ये समय पर स्वाधीनता की वार्ता यहाँ पे जनसाधारण का मन में ये जो भावना जागृत किए थे, ये थे संग्रामी विश्वनाथ पटनायक, स्वाधीनता संग्रामी विश्वनाथ पटनायक। देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुमूल्य योगदान देने वाला ये गांव आज अपने मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अपने सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, आप सब अपना ख्याल रखिए। हाँ, नमस्कार।